सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली जी, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। क्या हालचाल? एकदम बढ़िया। और आपकी मुस्कान देख के तो और बढ़िया हो गया हालचाल। किसी के चेहरे पर जब मुस्कुराहट सजी रहती है ना, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है। मेरा भी यही हाल है, आपकी मुस्कान को देखकर और श्रोताओं के कमेंट्स को देखकर दिल खुश हो जाता है। और हमारे श्रोता भी हमारी इस खिलखिलाहट के साथ मुस्कुराते हैं। हाँ। हमें अंदाजा है क्योंकि हमारे पास काल्पनिक चेहरा जो होता है। हाँ। बहरहाल, आज एक जरूरी बात पहले हम कर ले। बचपन में याद होगा कि 26 जनवरी की परेड में जब स्कूल में जाने का मौका मिलता था, एक बड़ी कामयाबी सी लगती थी। उसके बाद फिर बीटिंग रिट्रीट देखने का टेलीविजन के पर्दे पर जब देखने को मिलने लगा, तो वो देखने का सुख बड़ा अलग होता था। हर बरस गणतंत्र दिवस के बाद 29 जनवरी को राजधानी दिल्ली के विजय चौक पर एक बेहद खास और आकर्षक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कहा जाता है। और ये समारोह न सिर्फ संगीत और सैन्य परंपराओं का अद्भुत संगम होता है, बल्कि 4 दिन तक चलने वाले गणतंत्र समारोह के औपचारिक समापन का भी प्रतीक है। राष्ट्रपति भवन और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक विजय चौक इस दिन खास रोशनी से जगमगा उठते हैं। और दिल्ली के विजय चौक पर यह समारोह दोपहर को शुरू होता है, और जैसे ही राष्ट्रपति कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं, उन्हें नेशनल सैल्यूट दिया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय गीत गाया जाता है और गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होता है। और इस दौरान थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बैंड पारंपरिक धुनों के साथ मार्च करते हैं, जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। तो आज हम सभी देख सकते हैं, टीवी पर देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, और यही बहुत एकदम रोमांचक दृश्य होता है। तो जरूर देखिएगा सभी, है ना? बिल्कुल सही बात है। और अब थोड़ी सी और जरूरी बातें कर दें। ममता जी, ये सामने इतने सारे टिश्यू पेपर्स रखे हुए हैं, किसी खास वजह से? खास वजह से नहीं, टिश्यू पेपर तो हर हाथ में दिख जाता है, हर जगह दिख जाता है। यहाँ आप देखिए कि टिश्यू पेपर से कई बार हम ये जो हमारा प्रसारण, सजीव प्रसारण कंसोल होता है, इसको भी हम अपने हाथ से पोंछ लेते हैं। माइक की सफाई भी कई बार उससे करते हैं, और जो एकदम बारीक डस्ट होते हैं वो भी इससे साफ हो जाते हैं। और हाथ में तो टिश्यू पेपर रहता ही है, लेकिन इस टिश्यू पेपर के फायदे तो बहुत सारे हैं, नुकसान भी बहुत है। हमें पता था, अब नुकसान की बात जरूर करेंगे। अब देखिए, पुराने जमाने में ममता जी, जब टिश्यू पेपर नहीं थे, उस वक्त हम कपड़ा रखते थे, पर अब हमें टिश्यू पेपर मिल गए हैं तो हम उसका इतना ज्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं कि घर हो, कार हो, रेस्टोरेंट हो, पर्स में तो इतना सारा हमारा बंडल ही होता है टिश्यू पेपर का। और ये जो टिश्यू पेपर का बंडल होता है ना, कई बार उसका मिसयूज भी होता है, दुरुपयोग। क्योंकि हम एक टिश्यू पेपर की बजाय हमने देखा है कि लोग 2-2, 3-3 टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं और अपने पर्स में रख भी लेते हैं। खास तौर से जब विमान यात्रा होती है, तो आप जब वॉशरूम में जाए तो देखिए कि टिश्यू पेपर लोग निकालते हैं, हाथ पोंछते हैं, 1, 2, 3, उसके बाद 4-5 टिश्यू पेपर रख लेते हैं। और जब पर्स में वो रखा जाता है तो मुड़ तुड़ के वो वेस्ट हो जाता है। जब अगली बार उसका उपयोग करने चलते हैं तो वो उतना उपयोगी नहीं रहता है, तो लोग उठा के फेंक देते हैं। तो कहाँ तक ये बात ठीक है? क्या हमारे श्रोताओं को ये बात जचती है या नहीं जचती है? उनके क्या एक्सपीरियंस है, उनके क्या अनुभव है, विविध भारती के फेसबुक पेज पर हमें बताएं। तो टिश्यू पेपर फायदेमंद है या घातक है, हमें लिखकर भेजिए। और ऐसा होता है ना ममता जी कि टिश्यू पेपर लिया, हाथ पोंछा और खिड़की के बाहर फेंका। अब वो खिड़की घर की भी हो सकती है, अस्पताल की भी हो सकती है, कार की भी हो सकती है, ट्रेन की भी हो सकती है, बस की भी हो सकती है। तो कचरा खिड़की के बाहर फेंकना है। सड़क भी हो सकता है, किसी का घर भी हो सकता है। हाँ, तो ये टिश्यू पेपर की ही बात नहीं है, कचरा खिड़की के बाहर फेंकना है। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं, पर उन्होंने सिर्फ घर की खिड़की का जिक्र किया है। जब हम सफर पे जाते हैं उस वक्त भी हम जो कचरा है, कुछ भी खाया तो खिड़की के बाहर फेंका, ये आदत बहुत गलत है। तो इस विषय पर भी हमें कमेंट्स लिखकर भेजिए कि आप सफर करते हैं, उस वक्त कचरा फेंकते हैं
अपने पास रख के डस्टबिन में फेंकते हैं। कई बार हमने तो वही देखा है कि जो भी कचरा होता है लोग इकट्ठा करके अपने बैग में रख लेते हैं और कहीं जब कचरे का डब्बा मिलता है वहां पर फेंक देते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे जरूरी मुद्दे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में जिन पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, वो है खरीदारी, जरूरत या चाहत। जब भी अब आप हंस रही हैं, सोच रही होंगी कि महिलाएं जाती हैं तो गैर जरूरी चीजें भी खरीद लेती हैं। अलमारी खोली और सारे कपड़े हमारे ऊपर ही गिर जाते, इतना ज्यादा। क्या बात है, आपने तो बिल्कुल विजन तय सामने उपस्थित कर दिया कि अलमारी खोली और धड़धड़ा के कपड़े गिर रहे हैं। तो इतने सारे कपड़े ना खरीद लें, कपड़े ही नहीं और भी बहुत सारी सामान की भी बात है। कि बर्तन है, मॉल में चले गए और देखा गया अरे इसकी जरूरत नहीं, तो भी ऐसा लगता है अरे बाद में इसकी जरूरत हो जाएगी, सिर्फ बिना जरूरत की चीजें भी उठाकर ले आते हैं। तो खरीदारी चाहत है या जरूरत है, इस विषय पर लिखकर भेजिए। साथ ही कुंभलगढ़ अभयारण्य, इसकी भी हम सैर करवाएंगे। बिल्कुल। और मुझे कुछ कहना है कि अंतर्गत खिड़की से बाहर कचरा, जिसका जिक्र आपने कर ही दिया है, तो अपने अनुभव जरूर साझा करें, क्योंकि कभी न कभी ये मौका जरूर आया होगा। हमारे श्रोताओं के साथ भी ईमानदारी से बताएं कि क्या कभी खिड़की से कचरा फेंका और किसी के सिर पर लगा और खाई डांट, या फिर इस बात को लेकर हुआ झगड़ा, या आपके सिर पर किसी ने फेंका तो हुआ झगड़ा। ईमानदारी से अपने अनुभव साझा करें। तब तक हम बड़े ईमानदारी से गाना सुनवाते हैं ये गाना। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए हैं, मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, क्या है। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। दिन में मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले।
क्या। हाँ, तो सोनाली, आपने बड़ा बेबाक सवाल किया कि इतने सारे टिश्यू पेपर क्यों बिखेर के रखे हैं, और हमने आपको जवाब दिया, और आप लगी बताने कि टिश्यू पेपर से हानि है, नुकसान पहुंचता है। मान गए भाई, नुकसान पहुंचता है, लेकिन उसके फायदे भी तो है। एक विकल्प है, वो एक बेहतर विकल्प है। जब आप सफर कर रहे होते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो भारी सामान ले जाने से कतराते हैं। इस मौके पर टिश्यू पेपर आपकी साफ सफाई और हाथ पैर पोंछने के लिए, मुंह पोंछने के लिए आपको हल्का विकल्प भी दे देता है। अब कई बार रुमाल आपका अब रखा होता है बैग में, और हाथ पोंछते हैं, गीला रुमाल रखते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया पलते हैं। तो इससे बेहतर है कि टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। तो ये आपने सही बात कही। हाँ। पर जब घर में होते हैं तब तो होता है ना नैपकिन, तब हम धो भी सकते हैं, पर उस वक्त भी हम टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं। यही तो हम सुनना चाहते थे। और ये बात हमारे श्रोता नहीं बता रहे हैं, वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि टिश्यू पेपर से फायदे और नुकसान। भाई, अपने अनुभव भी तो साझा कीजिए कि आप क्या करते हैं जब कहीं सफर पर जाते हैं, घर पे टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, किन मौकों पर नहीं करते हैं। बच्चों को आप क्या समझाते हैं, टिश्यू पेपर के इस्तेमाल से क्या नुकसान, क्या फायदे कभी बताया आपने अपने बच्चों को? ये बात बताना बहुत जरूरी है। अभी वैसे वक्त है, जब तक हम चर्चा कर रहे हैं, फिर एक गाना सुनवाएंगे, तब तक हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ जाएंगी, और हम श्रोताओं की टिप्पणियां उन तक पहुंचाएंगे। और ऐसा होता है ना कि ममता जी, कभी हम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो हमारी टेबल पे इतना सारा बंडल रखा होता है टिश्यू पेपर, ढेर सारा। तो हम अब जैसे एक इंसानी आदत है, इंसानी फितरत है कि कोई चीज फ्री में रखी हुई तो हम उसका इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि हमारी सुविधा के लिए रखा है कि भाई कुछ गिर जाए, अगर कपड़ों पे गिर जाए या मुंह पोंछना हो तो ठीक है, तो हम 1 2 3 4 यानी हम यूज ही करते जाते हैं। तो उस पे हमें पाबंदी लाना चाहिए कि तो अभी जब आप पूछ रही थी कितने सारे टिश्यू पेपर क्यों रखे हैं, जवाब इसी में निहित है। ये इंसान की फितरत है, लेकिन कभी इस पर गौर करना चाहिए कि टिश्यू पेपर कहाँ से बनता है, किन चीजों से बनता है। जो पेड़ होते हैं, पेड़ से कहीं पेड़ों की कटाई होती है तो कागज तैयार होता है, कागज से टिश्यू पेपर तैयार होता है। अब टिश्यू पेपर तैयार होने की जो प्रक्रिया है वो हमारे श्रोता बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा मुद्दा है कि टिश्यू पेपर से नुकसान क्या है। तो हम कहीं न कहीं पर्यावरण को भी तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो जितना जरूरी है उतना ही इस्तेमाल करें। टिश्यू पेपर का दुरुपयोग न करें। लिया, बैग में भर लिया, 4-5 किसी ने मांगा तो ये लो 3 पकड़ा दिया। अब जैसे यहीं पे बिखरा पड़ा था, मैंने तो भई आपके कहते ही समेट के रख दिया है। अब इसको हम किसी और दिन इस्तेमाल करेंगे, और फिर कचरा ही हो जाएगा ना। अगर हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे पर्स की गंदगी उसमें लग जाएगी, फिर थोड़ी वो गंदे टिश्यू पेपर से हम मुंह पोंछेंगे तो उसे तो हमें फेंकना ही है, कचरा बना के। बिल्कुल। तो भाई, हमने आपकी बात पर इतना गौर किया, तो आप मेरी बात पे गौर करेंगी जी, कि अगली बार आप भी इसका ध्यान रखेंगे कि जब रेस्टोरेंट में जाएंगे तो सिर्फ एक टिश्यू पेपर इस्तेमाल करेंगे, कि बार बार फ्री में रखा हुआ तो 1 2 3 4 नहीं यूज करना है। बिल्कुल। और इसके अलावा ब्यूटी पार्लर में भी टिश्यू पेपर का उपयोग किया जाता है। समय कम है, कपड़े धोने के लिए वक्त नहीं है, तो इस स्थिति में टिश्यू पेपर का इस्तेमाल लोग करते हैं। यानी ठीक है कि जहाँ पर जरूरी है वहां पर इस्तेमाल करना ठीक है, पर घर में इस्तेमाल ना करें और बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि टिश्यू पेपर की बढ़ती मांग को देखते हुए पेड़ों की कटाई अधिक हो रही है, पेड़ों को काफी मात्रा में नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इस तरह पेड़ों की कटाई से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस होगी। इसलिए हमें टिश्यू पेपर को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे पेड़ों की कटाई कम होगी और वातावरण स्वच्छ रहेगा। और एक बात और है, टिश्यू पेपर को सफेद बनाने के लिए कैसे क्या क्या यूज किया जाता है, क्या क्या इस्तेमाल होता है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। टिश्यू पेपर को सफेद बनाने के लिए पल्प पर क्लोरीन आधारित रसायन का उपयोग किया जाता है। ये रसायन लकड़ी और अन्य जो तंतु होती हैं जिनमें कार्बनिक अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करके डाइऑक्सिन सहित बहुत सारे जहरीले उत्पाद बनाते हैं। बाद में इन्हीं टिश्यू पेपर को जब चेहरा साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है तो टिश्यू पेपर में ब्लीच की उपस्थिति के कारण कुछ लोगों को जलन भी होती है। ये आपने बात कही। और कुछ लोगों को आदत होती नहीं कि कहीं गए बुफे में अगर कुछ खाना हमें अभी नहीं खाना है तो टिश्यू पेपर में लपेट के रख लेते हैं, तो इतना नुकसानदायक है। तो खाने की चीज अगर हम उसमें रखेंगे तो कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। साथ ही बेबी वाइप्स, कुछ लोग बेबी वाइप्स के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी बहुत सारे कठोर केमिकल्स से बनाए जाते हैं। और हमें ये जानकर हैरानी होगी कि नन्हे बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बेबी वाइप्स भी केमिकल मुक्त
नहीं होते हैं, जो बच्चों की नाजुक त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए बच्चों के लिए टिश्यू पेपर के बजाय कॉटन का नरम कपड़ा या कपास का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और पेड़ों को बड़ा होने में कई बरस लगते हैं, पर काटने में जरा भी वक्त नहीं लगता है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां जरूरत है वहीं पर टिश्यू पेपर का उपयोग करें। इसके ज्यादा प्रयोग से पेड़ों की कटाई की रोक पर पर्यावरण के हनन की रोकथाम करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। सिर्फ एक जो कानून है कि हरे पेड़ नहीं काटना चाहिए, ये कानूनी तौर पर अपराध है, तो ये तो आप जहां देखे मना ही करें, लेकिन निजी तौर पर भी हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उस पर हमें गौर करना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। और हमें इस समय क्या करना चाहिए बताइए? गाना सुनना चाहिए। सुनवाते हैं गाना। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, हाल हमारा जाने है। जाने ना जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। पत्ता पत्ता। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का। समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर। ममता जी, हमारे एक साथी लिखते हैं, टिश्यू पेपर घातक क्यों हो सकता है? पारंपरिक टिश्यू पेपर पेट्रोलियम आधारित स्याही और रसायनों से बनते हैं जो जैव अपघटनीय यानी बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। कुछ लोगों को टिश्यू पेपर में मौजूद रसायनों या कठोरता से त्वचा की एलर्जी हो सकती है। टॉयलेट सीट पर टिश्यू पेपर बिठाकर बैठना संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकता है। अधिकांश टिश्यू पेपर को फ्लश नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये पाइप को जाम कर सकते हैं। ये कमेंट्स हमारे साथी ने लिखकर भेजे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि विषय तो अच्छा है, नवीन कल्चर में इसके प्रयोग भी अधिक हो रहे हैं और इस दृष्टिकोण से इस विषय पर भी आज एक और अच्छी जानकारी मिलेगी ऐसा लगता है। लेकिन भाई आपने अपने विचार तो लिखे ही नहीं, जानकारी तो हम दे रहे हैं। आपके विचारों का भी स्वागत है और इंतजार है हमें। एक हमारे साथी लिखते हैं कि टिश्यू पेपर आधुनिक जीवन में स्वच्छता यानी हाथ मुंह पोंछना, कीटाणुओं को रोकना के लिए अत्यंत उपयोगी और सुविधाजनक साधन है जो पोर्टेबल होने के साथ साथ नाजुक वस्तुओं की पैकेजिंग में भी मदद करता है। हालांकि इसके अत्यधिक उपयोग उत्पादन में पानी की भारी खपत और पर्यावरण को नुकसान के कारण ये घातक भी माना जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे इंदौर निवासियों को पिछले 8 साल से लगातार स्वच्छता का प्रथम स्थान प्राप्त करने से सफाई की इतनी आदत पड़ गई है कि कचरा हम खिड़की से तो कहीं फेंकते ही नहीं। और एक श्रोता ने लिखा है कि भाई हमें तो टिश्यू पेपर का परिचय ही बच्चों द्वारा मिला है और रुमाल का भी प्रयोग कम करते हैं या रखते ही नहीं। भाई हाथ गंदा हुए तो पानी ढूंढ उससे साफ कर लेते हैं। टिश्यू पेपर में भी रसायन विज्ञान, ये तो हमारे लिए एक नई जानकारी है। एक हमारे साथी लिखते हैं, ममता जी, टिश्यू पेपर का उपयोग करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसे संतुलित तरीके से और केवल जरूरत के समय ही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि छोटे बच्चों के लिए जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कचरा बढ़ता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। कपड़े का उपयोग करना एक बेहतर विकल्प होता है क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है और पर्यावरण के लिए ज्यादा सुरक्षित होता है। बिल्कुल। देखिए हमारे एक साथी और लिख रहे हैं कि शादी ब्याह में प्लेट साफ करने के लिए, हाथ पोंछने के लिए उपयोग होता है। होटल में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि हम तो भाई किसान आदमी हैं, हमें तो कभी इसकी जरूरत पड़ती ही नहीं। हम तो खेतों में सीधा हाथ धो लेते हैं बहते हुए पानी में। घर पर
पर कभी इस्तेमाल नहीं है हमारे यहाँ। देखिए ना कितना अच्छा लगा ये सुनकर, कितना मासूमियत भरा है ना। बहते हुए पानी में हमें आंखों के सामने वो दृश्य घूम गया कि कहीं कुएं से रहट से पानी जा रहा है खेतों की मेड़ों की ओर, और कल 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 पानी की आवाज आ रही, वहां पर हाथ धो एक बंदा कोई बैठकर हाथ धो रहा है, और वो झरना है, नदी है, वहां से पानी सीधे पी लेते हैं। लेकिन अब वो सब बचा नहीं, अब सब जगह प्रदूषण बढ़ गया है। लेकिन हाँ, हाथ धोने के काम तो वो खेतों का पानी आ सकता है, खेत वाले पानी से आप हाथ धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं। और गांव में तो हमने देखा है कि अंगोछा डाले रहते हैं, हाँ, गले में, अंगोछा से ही पोंछ लेते हैं। और बचपन में ये भी याद होगा आपको कि माँ का आंचल होता था, माँ अपने आंचल से मुंह पोंछ दिया करती थी, मुंह धोया और आंचल से पोंछ दिया। और तो इसकी इतनी आदत पड़ जाती थी कि हम सब हाथ धोते थे तो माँ का आंचल ढूंढते थे कि माँ कहाँ है तो हम हाथ पोंछ ले, है ना। तो वो जो सफाई होती थी उसकी बात ही अलग होती थी। और एक श्रोता ने लिखा है, हमारी एक सखी हैं जो लिख रही हैं कि बात सन 92 की है। मेरी शादी को अभी 3-4 महीने ही हुए थे। मैं रीवा से पवई जा रही थी। रास्ते में जब मुझे प्यास लगी तो मेरे पति पानी की बोतल ले आए और मैंने पानी पिया। जब पवई आने को हुआ तो एक जगह बस रुकी तो मैंने मन में सोचा कि बेकार एक और बोझ बढ़ाने से क्या फायदा, और मैंने थोड़ा सा जो पानी बोतल में बचा था पहले वो फेंका और आनन फानन में पानी की बोतल दूर उछाल दी, जो पता नहीं कैसे सामने जा रही एक महिला के ऊपर गिर गई। ये बात उस बात के लिए है कि हमने जो विषय दिया है कि खिड़की के बाहर जब आप कचरा फेंकते हैं, तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। अभी आज के युग में इन बातों पर तो झगड़ा खड़ा हो जाता है, लोग लड़ने के लिए आमादा हो जाते हैं। लड़ने के लिए कारण ही चाहिए, है ना। बिल्कुल। एक हमारे साथी लिख दिए कि टिश्यू पेपर इतना पतला होता है कि अक्सर खाने की चीजों में घुल मिल जाता है और हम उसको खा भी लेते हैं तो हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल। और एक साथी ने लिखा है कि भाई ऑफिस या घर में हमें रुमाल इस्तेमाल करना चाहिए, जो हम सब अपने बचपन में इस्तेमाल किया करते थे। अरे भाई आप सोनाली जी, आप याद कीजिए पहले के जो घर में माँ, चाची, काकी, दीदी और जो पुराने जमाने की हीरोइन होती थी, उनके हाथ में देखिए एक छोटा सा रुमाल होता था हमेशा। और आज भी हमने देखा कुछ महिलाएं हमेशा हाथ में रुमाल लिए रहती, अगर मोबाइल भी है साथ में तो रुमाल जरूर रहता है। और वो रुमाल गिर जाता था तो पता चला कि उस रुमाल से किसी की पहचान होती थी। ये तो लगता है बुआ का रुमाल है। हाँ, बुआ के हाथ में देखा था, खुशबू से भी पहचान से। और वो उसकी रंगत से, उसमें लगी लेस, प्रिंट होते थे उसमें, और कुछ कढ़ाई वाले रुमाल होते थे। अब तो रुमाल की बात, ये सब हम भूलते जा रहे हैं ना। बिल्कुल। तो वापस वो दिन लौटा लेने चाहिए कि हाथ में रुमाल से आपकी पहचान हो कि सोनाली ने तो हमेशा एक रुमाल ले रखा था और मैंने भी ले रखा। किसी के हाथ में रेशमी रुमाल होता है तो किसी के हाथ में कॉटन का रुमाल होता है, किसी का कढ़ाई वाला होता है तो किसी का पेंटिंग का होता है ना। बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं रेस्टोरेंट या मैरिज हॉल के समूह में भोजन में टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कभी नहीं करता, क्योंकि मैं एक गार्डनर हूँ और मुझे पता है कि ये बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ काटने पड़ते हैं। तो देखिए ना, हमारे श्रोता भी ये बात लिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बात रुमाल की चली है तो वापस रुमाल वाले दिन दोहरा लेने चाहिए। टिश्यू पेपर को कहें बाय बाय और रुमाल को कहें उसका स्वागत करें। और एक गाना सुनते हैं ये गाना, शायद कुछ संदेश मिले इस गाने में भी। के तपते लोहे पर एक बूंद गिरी, भस्म हुई। दूजी बूंद गिरी जो कमल पर दिखने में मोती सी लगी। कहना है कहना है कहना है
पहली बार हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे ये पहली बार हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें। सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें। आज मगर बस इतना ही करना है इकरार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना। आंखें मेरी देख रही हैं जागते सोते ये सपना। मेरे गले में डाल रही हो तुम बाहों का हार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे ये पहली बार हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तो ये गाना हमारी सखियां और सखा सुन रहे थे। अब सखी सहेली कार्यक्रम में ले रहे हैं एक ब्रेक छोटा सा।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं और अब सोनाली आप घूमने चलने को तैयार है ना? बिल्कुल तैयार हूँ ममता जी, आप तैयार हैं मेरे साथ चलने के लिए? एकदम एकदम, घूमने के लिए भला कौन नहीं तैयार होगा। हालांकि जब हम कहीं घूमने जाते हैं किसी प्रदेश में तो कोई एक ऐसी जगह रहती है, कई बार छूट जाती है, तो हमें लगता है कि वहां फिर जाए। हालांकि जब जिस जगह पर जाते हैं वहां घूमने के बाद भी ऐसा एहसास होता है कि बहुत सारी चीजें छूट गई हैं जिसे हम अगली बार आएंगे तो कवर करेंगे। लेकिन हालांकि अगली बार जाना हो नहीं पाता, पर कुछ जगहों के बारे में जो श्रोताओं को हम जानकारी देना चाहते हैं कि अगर श्रोता वहां जाना चाहें तो जरूर जाएं। राजस्थान में एक जगह है कुंभलगढ़, आज हम वहां की सैर करवा रहे हैं। महज 65 किलोमीटर की मनोरम यात्रा पर कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, यानी उदयपुर से। हाँ, जो अरावली पर्वतमाला के बीच बसा है और ये अभयारण्य भव्य कुंभलगढ़ किले को घेरे हुए है और लगभग 610 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला ये अभयारण्य प्रकृति प्रेमियों, रोमांच और वन्यजीव प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। और अभयारण्य का विशाल भूभाग प्राकृतिक चमत्कारों से परिपूर्ण है और जीवन से भरपूर है, जिसमें घने जंगल हैं, लहरदार पहाड़ियां हैं, घुमावदार नदियां, वन्यजीव और बहुत सारे पक्षी भी मौजूद हैं। क्या बात है। और पक्षियों को देखते ही दिल खुश हो जाता है। पक्षियों की जो महीन आवाजें होती हैं वो बहुत मोहित करती हैं। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य न केवल लुप्त प्राय प्रजातियों का आश्रय स्थल है बल्कि उनके संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें यहाँ भेड़िए देखने को मिल जाते हैं, भालू, जंगली बिल्लियां, लकड़बग्घे, सियार और भी बहुत सारे दुर्लभ जीव जो हम देखने की कल्पना भी नहीं कर सकते, वो भी देखने को यहाँ मिल सकते हैं। और यहाँ पर लगभग 250 से अधिक प्रजातियों के पक्षी इस अभयारण्य को अपना घर मानते हैं, इसलिए कुंभलगढ़ पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। हरे भरे परिदृश्यों का भ्रमण करते हुए यहाँ पर पक्षियों की मधुर आवाजों का हम आनंद ले सकते हैं। कुंभलगढ़ अभयारण्य के अंदर वन्य जीव जंतु देखने के लिए हम जीप सफारी कर सकते हैं और कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के भीतर 15 किलोमीटर के मार्ग को जीप सफारी से हम तय कर सकते हैं। और अभयारण्य में कुंभलगढ़ से ठंडी बेरी तक की जीप सफारी सबसे लोकप्रिय है। घुड़सवारी करके भी अभयारण्य देख सकते हैं। साथ ही कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में एक लोकप्रिय ट्रैकिंग मार्ग है जो तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा एक प्राकृतिक मार्ग के रूप में है और यहाँ पर बहुत तरह के बहुत सारी प्रजातियों के पक्षी भी इस अभयारण्य में रहते हैं, बल्कि उनका निवास स्थान है। इसलिए कुंभलगढ़ पक्षी प्रेमियों के लिए भी मशहूर है। और साथ ही घुड़सवारी करके भी अभयारण्य देख सकते हैं और यहाँ पर घुड़सवारी से जा सकते हैं। और इस अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी और यह अभयारण्य कुंभलगढ़ किले के पास मौजूद है और किले से अभयारण्य का दृश्य भी देखा जा सकता है। और बाकी के जो दृश्य हैं वहां जाकर देख सकते हैं हमारे श्रोता, और हमें भी जब मौका मिलेगा तो जरूर देखेंगे। भाई उदयपुर तो हम जाते हैं, उदयपुर की सैर कराते हैं, लेकिन कई बार ये जो जगह है छूट जाती हैं। नहीं, ऐसा होता है ना कि 8 दिन के लिए गए हैं तो फिर बहुत सारी जगह चले गए, 1-2 जगह छूट ही जाती है, इसलिए हमें दूसरी बार जाना ही चाहिए। जो छोटी छोटी जगह है बहुत सुंदर होती है, वो ऐसी छूट जाती है तो छूटना नहीं चाहिए। एक बार गए तो भी दूसरी बार भी जाना चाहिए। अब चलिए इस गाने के जरिए सैर करते हैं राजस्थान की। पीतल की मेरी गागरी दिलड़ी से मोल मंगाई रे, पीतल की मेरी गागरी दिलड़ी से मोल मंगाई रे, पाँव में घुंघरू बांध के अब पनिया भरन हम जाई रे, पाँव में घुंघरू
तो सोनाली, अभी जो एक शुरुआत में ही आपने सीन क्रिएट किया था कि जब हम अलमारी खोलते हैं तो कपड़े धड़धड़ा के गिरते हैं, और कहीं घूमने चले गए ममता जी तो वहां से भी उठा के ले आते हैं उसके बावजूद। हाँ, तो उसके बावजूद कि देखिए मुंबई में तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं होती है, सर्दी नहीं पड़ती है, फिर भी अगर हम कहीं घूमने गए, शिमला कुल्लू मनाली गए, तो वहां से स्वेटर भी उठा के ले आते हैं, शॉल भी ले आते हैं, जबकि मुंबई में ठंड नहीं पड़ती है। और तो और ये जो बातें हैं महिलाओं के लिए ज्यादा मशहूर हैं, और महिलाएं स्वीकार कर लेती हैं कि हाँ, हम शॉपिंग करने का हमें शौक है। लेकिन आजकल हमने देखा पुरुषों में भी ये शौक घर कर गया है, पर वो स्वीकार नहीं करते हैं। वो यही कहते हैं कि अरे भाई तुम लोग जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, खरीदारी में जुट जाओगी। तो ये जो तोहमत है, तोहमत लगाने से पहले पुरुष ये सोचे कि हाँ, खरीदारी में वो भी आगे बढ़ गए हैं, खरीदारी में आगे बढ़ गए हैं। बस ये होता है कि वो जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लेते हैं, पर करते वो भी शॉपिंग है ना? बिल्कुल। तो हमारे जो सखा हैं वो जरा बताएं अपने दिल की बात कि वो क्या करते हैं, खरीदारी करने जब जाते हैं तो खाली तोहमत लगाते हैं, खुद भी खरीदारी करके ढेर सारी चीजें ले आते हैं, और उनके नुकसान क्या हैं? जैसे बहुत सारी चीजें हम उठा लाते हैं, घरेलू चीजें, सिर्फ कपड़े की ही बात नहीं है, ज्वेलरी है और रसोई के बहुत सारे सामान है, रसोई के बर्तन है, और बहुत सारी, कई बार हम किताबें भी बहुत सारी उठा लाते हैं। तो किताबें खरीदने के लिए तो मैं हमेशा प्रेरित करती हूँ कि आप जरूर खरीदिए, लेकिन लाकर पढ़िए भी जरूर, और अगर पढ़ के रखने की जगह कम पड़ रही है तो लोगों को दीजिए, उपहार में दीजिए, ताकि पढ़ने का शौक लोगों में पनपे। आजकल तो बहुत सारी ओपन लाइब्रेरी भी होती है ममता जी, कि वहां पर भी आप रख सकते हैं ताकि लोग भी वो पढ़ सके। ये जो अलमारी से कपड़े गिरे ना, इसके लिए भी व्यवस्था है सोनाली कि आप अपने कपड़े को किसी को दे सकती हैं। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर कपड़े और घरेलू चीजें ली जाती हैं, और वो बहुत सारे जरूरतमंद संस्थाओं को भेज देते हैं पूरे देश भर में। तो आप पता करें कि आपके इर्द गिर्द कौन सी ऐसी संस्था है, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपकी चीजें, पुरानी चीजें लेते हैं, चाहे वो बर्तन हो चाहे कपड़े हो, उन्हें जाके दे दें तो जरूरतमंदों के काम आते हैं। वैसे ममता जी, आजकल जो खरीदारी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा तो है ही, पर पहले लोग केवल आवश्यक जो चीजें होते वही खरीदते थे, लेकिन समय के साथ खरीदारी का स्वरूप बदल गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारी खरीदारी वास्तव में जरूरत है या केवल चाहत है। जरूरत वे वस्तुएं होती है जिनके बिना जीवन कठिन हो जाता है, जैसे भोजन है, कपड़े हैं, मकान है, शिक्षा, दवाइयाँ। इनका उद्देश्य जीवन को सुचारू और सुरक्षित बनाना होता है। अब जैसे सर्दी आ गई तो हम गर्मी के कपड़े खरीद लेते हैं, बीमारी हो गए तो ठीक है, स्पष्ट रूप से हमें दवाई लेना ही है, पर चाहत वो होती है जो हमारे जीवन के लिए इतनी भी अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये हमारे मन को आकर्षित करती है। कई दवा की बात की आपने, तो लोग दवाइयां भी एक्स्ट्रा खरीद ले कि जितनी, अगर डॉक्टर ने 7 दिन की दवा लिखी है तो उसके 1 स्ट्रिप है तो 2 स्ट्रिप खरीद के रख लेते हैं कि हो सकता है आगे जरूरत पड़े, और कहीं बाहर जा रहे हो तो जरूरत से ज्यादा दवाएं रख लेते हैं, और ये नहीं सोचते कि इन दवाओं का इस्तेमाल खतरनाक भी हो सकता है। इसी तरह से भोजन और कपड़े की जो आपने बात कही, तो खाने में कई बार अभी ये ऑफर चलते हैं कि शुक्रवार को 1 पर 1 फ्री होगा। खास तौर से हमने देखा है कि बच्चे कहीं कहीं से खोज कर ले आते हैं। पिज्जा का ऑफर होता है कि किसी दिन, खास दिन, उनको 1 पिज्जा के साथ अनलिमिटेड, दूसरा भी नहीं, अनलिमिटेड पिज्जा होता है, अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक होता है, अनलिमिटेड और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अनलिमिटेड के चक्कर में आप अपने पेट को अनलिमिटेड बीमारी दे रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए जो फ्री में चीजें मिल रही हैं या सेल में चीजें मिल रही हैं जिसमें आपको फायदा दिख रहा है, असल में वो फायदा नहीं है, असल में वो नुकसान है। तो जब भी आप खरीदारी के लिए जाएं तो देख लें अपना बजट, और ये जो शॉपिंग के लिए हम जब जाते हैं तो आजकल तो कैश नहीं बल्कि हम पेमेंट भी मोबाइल के जरिए करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो उसमें आप पेमेंट करते जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता कि आपके पैसे कितने ज्यादा खर्च हो चुके हैं। तो जब आपकी डिटेल्स जब आप चेक करते हैं बैंक में, बैंकिंग करने बैठते हैं, ई बैंकिंग, तो देखते हैं कि इतने पैसे खर्च हो गए। तो इसलिए खरीदारी करते समय इन बातों का भी ख्याल रखें अपने बजट का। कपड़े हैं, घड़ियां हैं, जूते चप्पल है, नया मोबाइल है, फैशन के अनुसार सामान खरीदना, ये तो हमारी चाहत के अंतर्गत ही आ जाता है। और बस इसका एक कारण और भी है ममता जी कि हम तुलना करने लगते हैं कि उसके पास में इतनी घड़ियां हैं तो मेरे पास में 2 ही क्यों, मैं भी 4 घड़ियां लूंगा। फिर आजकल लोग कपड़ों के साथ मैचिंग घड़ी भी पहनते हैं कि मैंने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई तो रेड कलर की घड़ी चाहिए मेरे पास, या फिर
जूते, सैंडल, चप्पल, यानी ये अनगिनत हम चीजें जो खरीद। गुलाबी रंग का दुपट्टा है तो गुलाबी रंग की ज्वेलरी भी चाहिए, गुलाबी लिपस्टिक चाहिए, गुलाबी झुमके चाहिए। सामने दिख रहा है हमें इसीलिए हमें रंग याद आया। तो अगर आप खरीद लेते हैं तो आपके घर में जो लोग काम करने के लिए आते हैं, सहायक सहायिका, उनको दे दें तोहफे के रूप में। वो ज्यादा अच्छा होता है कि आप ऐसा नहीं कि पुरानी चीजें ही दें, नई चीजें भी दे दें। गलती से कपड़े खरीद लाए हैं तो उन्हें दे दें, कितनी खुशी होगी उनको। तो और अब और कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, बहुत कुछ कहने के लिए तो बहुत कुछ है ममता जी, पर गाना सुन ले। सुनते हैं। मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। आजकल खरीदारी के लिए बड़े बड़े मॉल और स्टोर्स में जाना पड़ता है। घर से लिस्ट जरूरी सामान की बनाकर निकलते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर तरह तरह के ऑफर में उलझकर अनावश्यक खरीदारी कर बैठते हैं। मसलन एक खरीदा एक मुफ्त में, जैसे कि हमने अभी जिक्र किया था, और तुरंत लुभावने ऑफर देखकर हम सोचते हैं कि हमने विक्रेता को लूट लिया है, जबकि वास्तविकता ये है कि हम भूल जाते हैं जहां एक वस्तु से काम चल सकता था वहां 2 या 3 लेकर हमने ज्यादा खर्चा कर लिया है।
है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि मुझे खुशी है कि मेरी धर्मपत्नी और मैं स्वयं और बच्चे भी अनावश्यक खरीदारी करना पसंद नहीं करते। कई बार मैं बच्चों को कहता हूं कि अपनी पसंद की वस्तुएं ले लो, तो वे कहते हैं कि व्यर्थ खर्चा नहीं करना है। तो मन में सोचता हूं कि माता रानी की कृपा से मेरी बातें और मेहनत रंग लाई। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आदर्श विचार है। एक श्रोता ने लिखा है कि खरीदारी में अगर जरूरियात या चाहत विषय पर महिलाओं की बात करें तो इसमें चाहत का पलड़ा भारी रहेगा, खासकर कपड़े या ड्रेस के लिए। अपना वार्डरोब ड्रेस या कपड़ों से भरा पड़ा हो, तब अगर कोई नई फैशन वाला ड्रेस बाजार में आया हो तो वो जरूर खरीद लेंगी, या फिर पड़ोसी महिला ने खरीदा हो तो उसे देखकर उस शोरूम या दुकान का पता लगाकर जरूर पहुंच जाएंगे। वैसे तो जरूरत के अनुसार खरीदी करने में ही समझदारी है, और महिलाएं ये भी करती हैं कि खुद तो गई ही खरीदने, अपनी सहेलियों को भी बताती हैं कि फला फला सेल लगी है, ब्रांड में सेल लगी है, जाओ चलो हम भी चलेंगे और दोबारा और खरीद के ले आती हैं। एक हमारी सखी ने लिखा है कि ताते पैर पसारिए जितनी लंबी शाल। हमारे बड़े बुजुर्ग विद्वानों ने यही सिखाया कि खरीदारी हमेशा जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि चाहत के हिसाब से। जरूरतें जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है, जैसे भोजन, कपड़े, मकान, लेकिन चाहते हमारे जीवन को आरामदायक या मनोरंजक बनाती है। जरूरतों को प्राथमिकता देने से फिजूल खर्ची रुकती है और पैसे की बचत होती है। तो चाहतों के पीछे भागने से इंसान अक्सर कर्ज के जाल में फंस जाता है और मानसिक शांति भी खो जाती है। तो इसलिए मतलब जब आप खरीदारी करने जाते हैं तो अपने ऊपर नियंत्रण रखें, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और कुछ बातों पर भी नियंत्रण रखना जरूरी है, जैसे कि हम कचरे की बात करने जा रहे हैं। हम कोई किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं और बिना देखे समझे कहीं का कहीं फेंक देते हैं। अब हमारे श्रोताओं ने तो इस बात पर बहुत सारी बातें और अपने विचार साझा किए हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि अभी हाल ही में ट्रेन की यात्रा के दौरान हमने देखा कि हम तो अपना कचरा इकट्ठा करके अपने कोच के डब्बे की डस्टबिन में डालते थे, लेकिन वहीं अपने एसी कोच के अटेंडेंट को देखा कि वो भरी डस्टबिन को ऐसे कोच के गेट को खोलकर यूं ही उड़ा रहा था। हमें ये देखकर बड़ा बुरा लगा। हमने उसे ऐसा करने से मना किया तो बोला, लंबे रूट की ट्रेन में डस्टबिन भर जाती है तो हम तो ऐसे ही फेंकते हैं, लेकिन लगा कि कितना गलत है ये। तो इस तरह से हमें देखिए ना, ये नियंत्रण की बात है कि नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। और इसी तरह हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी इस विषय पर बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं। एक हमारी सखी ने बहुत लंबा चौड़ा कमेंट लिखा है कि एक कहती है कि एक बार खिड़की से बाहर कचरा फेंकना, इसके लिए हमें एक रोचक घटना याद आ रही कि 2010 में हम बाई रोड कार से जा रहे थे, आगे आगे गाड़ी जा रही थी, अचानक कार की खिड़की खुलती है, उसमें से फल के छिलके और कुछ कचरा खिड़की से बाहर सड़क के किनारे फेंका जाता है। हम और पति आगे बैठे थे, उन्हें दिखाई उनके साथ एक छोटा मोबाइल भी रोड के किनारे गिर गया। मेरे पति ने गाड़ी रुकवाई, देखा एक मोबाइल पड़ा हुआ है। उसी समय मोबाइल भी छूना खतरे से खाली नहीं था, तो पति वहीं खड़े हो गए और बोले कि आगे वाले उस गाड़ी को ओवरटेक करो, उसको रोक के बताओ। ड्राइवर गाड़ी लेकर आगे गया। जैसे ही गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी तो हम भी आगे बढ़ गए। सामने के ड्राइवर ने बगल बैठे हुए महाशय जो हम लोगों से कम उम्र के थे, बड़े भुनभुनाते हुए बाहर निकाले। और क्या बात है? तब मैं बोली कि गुस्सा मत होइए, आपकी कार से कुछ कचरा बाहर फेंका गया। तो हाँ, तो क्या हुआ? तो मैं बोली कुछ नहीं हुआ, उसमें एक मोबाइल भी गिर गया और रोड के किनारे गिरा हुआ। उनके पीछे बैठी हुई मैडम बोली, मोबाइल बोलकर अपना मोबाइल पर्स खोलकर अपना मोबाइल खोजने लगी। उस जमाने में मोबाइल बहुत महंगी चीज थी। तब हमारी गाड़ी पर बैठकर उन सज्जन को उस जगह लाया गया, अपना मोबाइल उठाया। उसके बाद उन्होंने मेरे पति से हाथ जोड़कर पैर छूकर माफी मांगी। क्या पता इस घटना से कोई सबक मिल गई हो कि कचरा फेंकना कितनी गलत बात है। बहुत सही ये बात साझा की इन्होंने। इस तरह से बहुत सारे लोगों को सीख भी मिलेगी कि जब आप गलती करते हैं तो अगर सामने वाला टोकता है तो उस गलती के लिए माफी मांग लें और हावी होने की कोशिश न करें। हाँ तो क्या हुआ? बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि लोग लड़ने पर आमादा हो जाते हैं। हाँ तो ठीक है, हमने कचरा फेंका, जो करना कर लो, इस तरह की बातें करते हैं। और है ना, बच्चों को भी सिखाना जरूरी है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अब हम ट्रेन से सफर करते हैं तो बच्चों ने चिप्स खाया, कुछ भी खाया और खिड़की से बाहर फेंकते हैं। तब अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को रोके कि भाई वहां नहीं फेंकना है। पटरी की कभी सफाई नहीं होती है, जब पानी गिरेगा तो उससे नाली जो है चौक हो जाएगी और पानी जो है बाढ़ आ जाएगा। बिल्कुल, ये कचरा फेंकने की बात नहीं, इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं जो सार्वजनिक स्थानों पर मनाही है, जैसे कि धूम्रपान करना सार्वजनिक स्थलों पर मना है, लेकिन लोग ट्रेन में सड़क पर कहीं भी धूम्रपान करते हैं।
यहाँ तक कि जहाँ ट्रैफिक रुका हुआ है, ट्रैफिक जाम है, वहां पर कई लोग बाइक पर बैठे अपना उस बीच जब तक सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं उस बीच धूम्रपान करते हैं। लेकिन माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं, जब कभी हमारा बच्चा कार की खिड़की खोलकर किसी धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को टोकता है कि आप ये जो कर रहे हैं अंकल, ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो हमें खुशी होती है कि हमने अपने बच्चों को सही संस्कार सिखाए। तो अगर आप जो करेंगे, आप जैसा बच्चे आपको देखेंगे वैसा ही करेंगे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पहले मोहल्लों में रहने वाले अपने घर के कचरे को किसी और के दरवाजे या खिड़की के सामने डालकर चले जाते हैं। जब उस कचरे के कारण असुविधा होती है तो लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है और कुछ तो अपनी खिड़की से ही उछालकर पेपर और केले के छिलके वगैरह फेंक देते हैं। केले के छिलके जब आप फेंकते हैं तब तो बहुत ज्यादा सजग होना चाहिए कि किसी का पैर फिसल जाएगा। और एक श्रोता ने ये लिखा है कि ये विचार मन से बाहर फेंकना चाहिए कि क्या हमें ऐसा करने से क्या मिलेगा। ऐसा सोचकर अक्सर कचरा बाहर फेंका जाता है कि मेरा क्या नुकसान हो रहा है। परिसर से नीचे जमीन पर सींग दाना के टर्फल, काटे हुए नाखून जैसे अनेक चीजें चुपचाप फेंकने की बुरी आदत अक्सर दिखाई देती है जो सार्वजनिक आरोग्य के लिए घातक है। इसे दूर करने के लिए मन की खिड़की खोलकर सोचना चाहिए और सभी जगह सभी खिड़कियों के बाहर स्वच्छ सुंदरता दिखाई दे ताकि। और अब घड़ी की ओर देख रहे हैं कि अब वक्त बहुत कम है, गाना सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले एक और श्रोता की टिप्पणी सामने आ गई है। देख रहे हैं कि एक श्रोता ने लिखा है कि कचरा फेंकना ये आम बात है, फेंकने वाला ये नहीं सोचता कि गलती से किसी के शरीर पर घर के सामने गिरेगा कैसा लगेगा। ऐसे लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं होती। और तो और सुना लीजिए, एक बात पे आपने ध्यान दिया है, बिल्डिंगों में ऊंची ऊंची इमारतों पर टावर से लोगों के गमले रखे होते हैं, छोटे छोटे गमले लाकर सजा देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, वहीं से पानी तो फेंकते ही हैं, साथ में वो छोटे छोटे गमले गिर जाते हैं तो वो किसी के सिर पर चोट हो सकती है। तो इसलिए बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए हम भी ख्याल रखते हैं, गाने का सुनवाते हैं गाना। नजर पड़े तो बहिया दूं मरो। जाने दो जैसे तुम प्यारे हो वो भी मुझे प्यारा है, जीने का सहारा है। देखो जी तुम्हारी यही बत्तियां मुझको है तड़पाती, लूटे कोई मन का नगर, लूटे कोई मन का नजर बन के मेरा साथी। रोग मेरे जी का मेरे
चैन। सांवला सा मुखड़ा उस पे कारने, रोग मेरे जी का मेरे दिल का चैन। सांवला सा मुखड़ा उस पे कारने, ऐसे को रोके अब कौन भला, दिल से जो प्यार है सजनी हमारी है। अभिमान फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और सोनाली पाठक का नमस्कार। और चलने से पहले ये टिश्यू पेपर यहाँ से लेते चलते हैं, एक बॉक्स में अच्छी तरह सजाकर रख देंगे। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।